जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि मोस्टली हम सैटरडे को जो हमारा मेन सा डे सीरीज होता है उसमें हम कोशिश करते हैं कि करंट को लेते हुए आपको जो आपका जीएस का पार्ट है वहां आपको लिंक करें, राइट। देखिए, एक बात सिंपल सी होती है कि जीएस का जो सिलेबस होता है वो बहुत वास्ट होता है, राइट, बहुत बड़ा होता है। तो उसमें एक स्मार्ट अप्रोच ये होती है कि जैसे आपने 2023 यानी कि 2023 में पेपर अटेम्प्ट करना है सिविल सर्विसेज लेवल का, चाहे वो स्टेट है या यूनियन है, तो आपके लिए एक तरीका होता है कि आप साल भर की जो न्यूज़ होती है, और वो भी जो हमारा एक न्यूज़पेपर होते हैं जैसे द हिंदू, इकोनॉमिक टाइम्स, इस तरह के जो न्यूज़पेपर होते हैं उनको आप साल भर के लिए कवर कर लीजिए, राइट। तो कहीं ना कहीं आपका जो पेपर होता है उसी से पूछा जाता है मोस्टली। पर जो भी मैं ये बात कह रहा हूँ इसमें कंडीशन अप्लाई है, मतलब ऐसा नहीं भी हो सकता है, पर मुख्यतः ऐसा होता है, राइट। तो एक स्मार्ट अप्रोच है कि हम जो भी न्यूज़ में चल रहा है उससे रिलेटेड जीएस तैयार कर ले। तो देखिए, ये द हिंदू का एक न्यूज़ है जो 9 जून यानी कि कल का है। वहाँ पर आपने देखा होगा एक कुछ राइट्स हो रखे हैं, यानी कि दंगे हो रखे हैं। और जो ये दंगे हो रहे हैं ये कोल्हापुर में हो रहे हैं, और कोल्हापुर आपको पता ही है महाराष्ट्र में है। अब देखिए, सिंपल सी बात है कि कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि दंगे में कितने लोग मरे हैं, किस तरह का है, इस तरह का राजनीतिक पहलू नहीं पूछेंगे, क्योंकि न्यूज़ में कुछ राजनीतिक पहलू भी दिखा रखे हैं कि जो राइट विंग है, ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं राइट विंग बोलूंगा तो वो एक गरम पंथ में आता है, गरम दल में आते हैं, मतलब वो लोग ज्यादा कट्टर होते हैं। अब इसमें क्या विवाद था, थोड़ा वो देख लेते हैं। विवाद ये था कि कुछ जुवेनाइल जो होते हैं, मतलब 18 वर्ष से कम लोग हैं, वो सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप में कुछ शेयर कर रहे होंगे, और वो शेयरिंग जो थी वो ज़्यादा वो जो औरंगजेब है और जो टीपू सुल्तान है, तो उनको वो लोग उनकी तारीफ कर रहे थे। तो ऑब्वियसली आपको पता है, इतिहास गवाह है कि औरंगजेब ने जो हिंदुत्व है, यानी कि ज़्यादातर, अभी मैं हिंदू की बात करूं तो उसको कहीं ना कहीं जो मंदिर हैं उनको तोड़ा है, राइट। तो औरंगजेब का जो एक छवि है भारत में वो ठीक नहीं है, राइट, अगर मैं हिंदुत्व की बात करूं तो इसीलिए लोगों में आक्रोश हुआ और गिरफ्तारियां हुई इसमें। तो मुद्दा ये है, तो डोंट वरी, एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा आपसे, राइट। अब जो एग्जाम में पूछा जाता है वो पूछा जाता है इससे लिंकिंग क्या है, इसमें हमें औरंगजेब के बारे में पूछा जा सकता है और जो टीपू सुल्तान है उनके बारे में पूछा जा सकता है, राइट। तो जैसे कि आप अच्छी तरह जानते हैं, जो औरंगजेब हैं वो 6 नंबर के मुगल एम्परर थे, और जो टीपू सुल्तान थे वो वोडियार डायनेस्टी से ताल्लुक रखते थे और जो हैदर अली के पुत्र थे, राइट। तो देखिए, अब जिस हिसाब से एग्जाम का लेवल आजकल देखा जा रहा है, तो इतने इजी क्वेश्चन तो आपसे नहीं पूछे जाएंगे। तो कोशिश की जाएगी इसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या वो टॉपिक जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपके साथ शेयर करूंगा, राइट। तो ये न्यूज़ है, आप 9 जो जून का पेपर है द हिंदू, उसमें ये न्यूज़ आप एक बार देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो शुरुआत हम करेंगे औरंगजेब से, राइट। तो शुरू करते हैं। देखिए, शुरू करने से पहले जैसे कि हम सभी जानते हैं एक शॉर्टकट होता है याद करने के लिए, भज सब। तो भज सब आपने याद रखना है। बी से बाबर, एच से हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर, एस से शाहजहां, ए से औरंगजेब, बी से बहादुर शाह जफर, वन क्योंकि आखिरी वाले थे द्वितीय, जिनको बहादुर शाह जफर कहा जाता था। अगर मैंने प्रथम के लिए जफर का इस्तेमाल किया तो वो मेरी गलती है। बहादुर शाह प्रथम में आप जफर नहीं लगाएंगे, ठीक है। बहादुर शाह प्रथम किसके पुत्र हैं? ये हैं औरंगजेब के पुत्र। और जो अंत में थे, जो 1857 की क्रांति में जिनने एक अहम भूमिका निभाई थी, वो थे बहादुर शाह द्वितीय, राइट। और बहादुर शाह द्वितीय को ही जफर कहते थे, क्योंकि जब वो कविताएं लिखते थे तो उनका जो एक कविता लिखने के बाद वो सिग्नेचर किए जाते हैं ना, तो वो जफर करके कविताएं लिखते थे। तो ये बात याद रखेंगे, जफर किसके लिए इस्तेमाल करेंगे? बहादुर शाह द्वितीय के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्टिंग करेंगे औरंगजेब से। तो हम ये निमोनिक्स याद रखिएगा। तो आपका जो औरंगजेब आ रहा है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये 6वें नंबर पे आ रहा है। तो यहाँ पर है कि औरंगजेब वॉज द 6th मुगल एम्परर एंड द 3rd सन ऑफ शाहजहां। शाहजहां के पुत्र हैं और तीसरे नंबर के हैं। और शाहजहां के परम पुत्रों में नहीं आते थे, राइट। परम पुत्रों में शाहजहां के जो बड़े पुत्र थे, वरिष्ठ, जिनका नाम था दारा शिकोह, वो आते थे, राइट। अब देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे एक पॉइंट है, हिज फुल नेम वॉज मुअल-दीन मुहम्मद। अब ये आपको क्यों दिया जा रहा है? देखिए, ऐसा है, बहुत बार बाबर का ओरिजिनल नाम पूछा गया है।
आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि बाबर का ओरिजिनल नाम क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आयोग द्वारा। तो यहाँ पर आपको जो औरंगजेब का जो ऑफिशियल नाम था वो आपको पता होना चाहिए, वो है मुअल-दीन मुहम्मद, राइट। ही वॉज द डिवोट सुन्नी मुस्लिम। अब मुझे उम्मीद है कि सुन्नी और शिया के बारे में आपको पता ही होगा कि दोनों एक समूह में बटा हुआ है, ग्रुप है इसमें इस्लाम धर्म में, कि अगर आप शिया से पूछेंगे तो शिया सुन्नी को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि जो लोग सुन के जिन्होंने इस्लाम अपनाया वो सुन्नी है, और शिया अपने आप को कहते हैं कि हमारे तो ब्लड में ही शिया था, क्योंकि हम पैगंबर मोहम्मद जिन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना करी थी 625 में, आपको पता ही है 625 AD, जब वो मक्का टू मदीना गए थे तो उन्होंने स्थापना करी थी, तो वो शिया वर्ग को ज़्यादा डिनोट करते थे। तो इस तरह का शिया सुन्नी का आपस में मतभेद है, तो उसमें खैर आपसे कभी पूछा भी नहीं जाएगा। फिर भी मैं एक बात आपको यहाँ बता दूं कि जो मुगल्स थे वो सुन्नी जो सेक्ट है, जो समूह है, जो पंथ है, सेक्ट, उसमें आते थे, राइट। तो ये बात याद रखेंगे। नेक्स्ट है जो शाहजहां है। एक्चुअली स्टोरी क्या है ये देखेंगे, जो बैकग्राउंड है कि कैसे औरंगजेब गद्दी पे बैठते हैं। क्या सच में औरंगजेब को का ही नाम दिया गया था पिता द्वारा, पिता मतलब शाहजहां। तो एक स्टोरी देख लेते हैं। स्टोरी में ये था कि शाहजहां बीमार पड़ जाते हैं काफी, 1657 में इनकी काफी तबीयत बिगड़ती है। तो ऑब्वियस सी बात है, फिर इतना बड़ा जो साम्राज्य है वो कौन चलाएगा। तो इसी में वो नाम दे देते हैं दारा शिकोह का, क्योंकि दारा शिकोह शाहजहां को ज्यादा काबिल लगते थे। अब यहाँ पर देखिए समस्या क्या होती थी, जो जनता थी वो औरंगजेब को चाहती थी, क्योंकि औरंगजेब जो थे वो अगर बात हिम्मत की हो, बात बुद्धि की हो, बात किसी की भी हो, तो देखा जाता था कि सर्वश्रेष्ठ औरंगजेब है, राइट। तो कहीं ना कहीं देखिए इस समय समाज का भी अहम भूमिका होती है, क्योंकि समाज ने उस समय का जो समाज था औरंगजेब से कहा था कि तुम ही राजा बनोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो सारी प्रतिभाएं हैं। तो कहीं ना कहीं औरंगजेब ने पहले ही मान लिया था कि अब जो यहाँ शाहजहां के बाद कोई गद्दी पे बैठेगा तो मैं बैठूंगा, परंतु नाम दे दिया गया दारा शिकोह का, किसके द्वारा, पिता द्वारा, शाहजहां। तो कहीं ना कहीं ऑब्वियस सी बात है, एक समय बन रहा है, एक परिस्थिति बन रही है कि दोनों भाइयों में लड़ाई होगी, राइट। तो लड़ाई होती है, एक दुश्मनी हो जाती है दोनों के बीच, और ऑब्वियस सी बात है फिर ये दुश्मनी बढ़ेगी, इतनी बढ़ेगी कि यहाँ पर युद्ध हो जाएगा, राइट। आगे देखते हैं। इस युद्ध में औरंगजेब हरा देंगे दारा शिकोह को, और किस जगह पे हराया जाता है, समुद्रगढ़ में, ठीक है, ये बात याद रखेंगे, यहाँ पर हराया जाता है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि अब गद्दी पे कौन बैठा है, औरंगजेब। किसको हरा के, दारा शिकोह को, ठीक है। आगे देखते हैं हम। अब देखिए जब ये लड़ाई हो रही थी, जब औरंगजेब और दारा शिकोह की लड़ाई हो रही थी, ये लड़ाई करीबन 2 या 3 वर्ष चली है। तो यहाँ पर उस दौरान क्या हुआ, जो शाहजहां थे, जो इनके पिता हैं, वो ठीक हो जाते हैं और दोबारा से गद्दी पे आ जाते हैं। परंतु अब क्या किया जाता है औरंगजेब द्वारा, क्योंकि औरंगजेब ने दारा शिकोह को तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है, नष्ट कर दिया है। अब वो वापस आता है और कहीं ना कहीं अपने फादर को भी बंदी बनाकर उनको जो आगरा का जो उनका निवास था, जो जहां से वो शासन प्रशासन करते थे, वहां पर जेल में बंद कर दिया। किसने, औरंगजेब ने। किसको, शाहजहां को। देखिए तो ऐसा है कि उस समय पर भी कहीं ना कहीं जो लोभ होता था वो गद्दियों का ही होता था, ठीक है, पावर का ही एक लोभ होता था, राइट। तो यहां पर आप देखेंगे कि पिता को बंदी बना दिया है। आगे देखते हैं। अब थोड़ा सा हम देखते हैं, अब औरंगजेब गद्दी पे बैठ गए हैं। अब देखते हैं इनके समय में, जब ये एक शासक बन चुके हैं इतने बड़े साम्राज्य के, मुगल साम्राज्य के, तो क्या क्या एक एग्जाम वाइज आपको पता होना चाहिए। देखिए अगर शासन की बात की जाए, जो शासन का काल है, तो औरंगजेब ही ऐसे मुगल शासक थे जिन्होंने लगभग 49 यानी कि 49 ईयर्स तक इन्होंने शासन किया। तो सबसे बड़ा जो शासन काल था वो औरंगजेब का ही था, ये बात याद रखेंगे। और यहां पर आप देखेंगे जो मराठा चीफ हैं शिवाजी महाराज, इनके साथ इनका काफी मतभेद हुआ था। तो कहीं ना कहीं औरंगजेब के समकालीन थे, कंटेम्प्रेरी थे। कौन, छत्रपति शिवाजी, राइट। अब यहां पर देखिए जो छत्रपति शिवाजी थे, उन्होंने 2 बार जो एक बंदरगाह है सूरत का, जो औरंगजेब के कब्जे में था, तो वो कहीं ना कहीं 2 बार वो बंदरगाह मुगलों के जो कब्जा है उससे हटाया। किसने, छत्रपति शिवाजी महाराज ने, ठीक है। ये डेटा आप देख सकते हैं। अब देखिए, अब बात है, इससे मैंने देखा है कि काफी क्वेश्चन आते हैं कि ज्यादातर मुगल साम्राज्य में आपसे ये पूछ दिया जाता है ये कर किसने लगाया या ये कर किसने हटाया। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जजिया कर। देखिए जजिया कर क्या था, इसको लोग कहते हैं धार्मिक कर।
पर असल में ये एक 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 योजना थी कि लोग इस्लाम धर्म को कबूल करें। कैसे? जजिया कर की जो शुरुआत होती है वो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा होती है, राइट। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। और बाद में इसको जो, अगर मैं मुगल काल से पहले, आपको पता है दिल्ली सल्तनत था, दिल्ली सल्तनत में फिरोज शाह तुगलक ने भी ये अपनाया। फिर फिरोज शाह तुगलक के बाद जो लोधी वंश था उसने भी इसे अपनाया। परंतु जब मुगलों की बात की जाए तो मुगलों के उसमें जो सबसे जो प्रसिद्ध जो शासक माने जाते हैं अकबर, अकबर ने ये जजिया कर हटा दिया। अब ये बात याद रखेंगे, जो भी मैंने डेटा आपको बताया है, कि भारत में प्रथम यानी कि सिंध में इंप्लीमेंट किया गया था मोहम्मद बिन कासिम द्वारा। ठीक है। अब देखिए अकबर ने हटा दिया है अपने शासन में, अकबर ने हटा दिया है। और अकबर कब तक रहे थे शासन में? 1605 तक। ये बात याद रखेंगे, यानी कि 1605 से जजिया कर नहीं है। फिर औरंगजेब जजिया कर ले आते हैं। ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जजिया कर कौन लाता है? औरंगजेब। अब यहां से प्रश्न आता है, सर जजिया कर क्या था? जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस्लाम धर्म को कबूल करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए जजिया कर लाया जा रहा था, राइट। अब देखिए जजिया कर का एक पहलू था, क्योंकि जो शासक थे वो इस्लाम धर्म के थे, तो वो जो भी गैर इस्लामी धर्म का व्यक्ति था, जिसे ये लोग काफिर कहते थे, काफिर की एक परिभाषा होती है, जो इस्लाम धर्म का नहीं है वो काफिर है। तो जो काफिर है, अगर उसको ऐसे क्षेत्र में रहना है जहां पर दबदबा या जहां का शासक मुस्लिम है, तो उन लोगों को अगर इन क्षेत्रों में रहना है तो वहां पर दो विकल्प हैं। पहला विकल्प, या तो इस्लाम धर्म कबूल कर लो, अगर नहीं करते हो तो एक सुरक्षा का आपको टैक्स देना पड़ेगा, एक कर देना पड़ेगा, राइट। या तो इस्लाम धर्म कबूल कर लो, अगर नहीं करते हो तो आपको एक सुरक्षा के लिए क्या देना पड़ेगा? टैक्स। तो ये था जजिया कर। तो याद रखेंगे जजिया कर देखिए वही लगाएगा, जजिया कर वही लगाएगा जो कट्टर है, जो चाहता है इस्लाम धर्म ही फैले, यानी कि मेरा धर्म सबसे बड़ा है। वहीं पर अब अकबर ने जजिया कर हटाया, तो आप क्या समझे इससे? ये समझे कि अकबर उदारवादी था, वो चाहता था हर धर्म एक सा रहे। तो अकबर को आप जोड़ सकते हो पंथ निरपेक्ष से, यानी कि इंग्लिश में सेक्युलर था। अकबर क्या था? सेक्युलर था। परंतु औरंगजेब ने अगर जजिया कर लगाया तो क्या चाहता था कि कहीं ना कहीं हर कोई इस्लाम धर्म को कबूल करे। तो यहां से क्या पता चलता है कि जो औरंगजेब था वो सेक्युलर नहीं था, पंथ निरपेक्ष की भावना उसके अंदर नहीं थी, यानी कि क्या था? कट्टर था, ऑर्थोडॉक्सी था, राइट। तो यहां से ये बात याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, द कॉन्फ्लिक्ट विद द मराठास बिगेन इन 1687। अब देखिए इसकी जो लड़ाई होगी मराठाओं से और बढ़ेगी, क्योंकि कट्टर है, जो व्यक्ति कट्टर होता है वो समाज में घुल मिल नहीं पाता है, इसीलिए उसके मतभेद ज्यादा होते हैं, सिंपल। अब चाहे शिवाजी का जो बेटे हैं संभाजी, संभाजी को ये किडनैप कर देते हैं और मार भी देते हैं, जैसे शिवाजी के पुत्र हैं संभाजी, शाहू जी। तो ये स्टोरी जो है वो मराठा वाले जो वीडियो है उसमें मैंने शेयर कर रखी है, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर उसको हम ज्यादा नहीं बताएंगे। आगे देखते हैं, मैनी सिख रिवोल्टेड इन पंजाब। देखिए हो क्या रहा था, औरंगजेब, मैंने बताया ना जैसे कि जो व्यक्ति जजिया कर लगा सकता है तो उसकी मेंटेलिटी मैंने आपको बता दी है कि मेंटेलिटी क्या थी। तो देखिए जो सिख धर्म है वो, उसकी जो उत्पत्ति हुई है वो हिंदुत्व से हुई है। याद रखेंगे मेरी बात, जो सिख धर्म है वो उत्पन्न हुआ है हिंदू धर्म से, तो है ना। तो कहीं ना कहीं सिखों के विरुद्ध भी काफी कर लगाए गए। जैसे सिख को जोड़ा जाता है किसानी से, खेती से जोड़ा जाता है, तो जो प्रोडक्शन हो रहा था खेतों में वहां पर काफी कर बढ़ा दिया जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि किसान विद्रोह करेंगे, आंदोलन हुए। तो औरंगजेब के समय पे देखा जाता है कि किसानों के सबसे ज्यादा आंदोलन हुए, राइट। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो तेग बहादुर, जो गुरु हैं तेग बहादुर, आपको पता है कि सिखों के जो गुरु हैं उनकी आपको लिस्ट याद रखनी है, ठीक है। तो 1 2 3 4 ऐसे करते करते 10 और 11वें तो आपको पता ही है गुरु ग्रंथ साहिब है, तो वो 10 के 10 आपको पता होना चाहिए, राइट। तो जो तेग बहादुर है उनको ये प्राण दंड दे देता है, कौन? औरंगजेब। और इसीलिए कहीं ना कहीं जो गुरु गोविंद सिंह है वो हमेशा एक 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 दुश्मनी रही है एक औरंगजेब के मध्य और गुरु गोविंद के मध्य। और इसीलिए आपने सुना होगा बंदा बहादुर का नाम, बंदा बहादुर ने काफी परेशान किया था जो मुगल्स थे उनको, राइट। तो ये हमने देखा। आगे देखते हैं, अब है औरंगजेब की मृत्यु की बात कर लेते हैं कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, सेंट्रल इंडिया में। और इसकी मृत्यु होती है, वही एज फैक्टर है, 88 वर्ष का हो गया, 88 वर्ष का है, तो मृत्यु हो जाती है। अब याद रखेंगे कि ये जो 49 वर्ष यानी कि 49 ईयर्स जो इसने शासन किया था, इसने इस दौरान जब इसका अंत समय आया तो किसी भी व्यक्ति का नाम इसने घोषित नहीं किया। मतलब इनके भी पुत्र थे,
देखिए उस समय क्या होता था, जो शासक होते थे उनकी काफी बीवियां होती थी, तो काफी उनके बच्चे होते थे, राइट। तो वो लोग कोशिश करते थे कि मृत्यु से पहले, या उन्हें लगता था कि हमारा अंत समय आ रहा है, तो वो लोग नाम दे देते थे। तो औरंगजेब ने नाम नहीं दिया था। इस वजह से क्या हुआ, अब इतिहास दोबारा से दोहराएगा। औरंगजेब ने अपने भाई को मारा था गद्दी में बैठने के लिए, अब औरंगजेब के बच्चे भी ये करेंगे, तो आपस में लड़ाई हो जाती है। तो अंत में जो बहादुर शाह प्रथम है, बहादुर शाह प्रथम, वो गद्दी पे बैठता है। ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे। तो यहां से हम देखेंगे कि अब बात की जाए कि आर्ट एंड कल्चर की देख लेते हैं, क्योंकि ये जो न्यूज है इसको कोशिश की जा रही है ऐतिहासिक पहलू से जोड़ने की, और जो कला होती है, संस्कृति होती है, वो इतिहास से जुड़ी हुई होती है, राइट। तो यहां पर देखते हैं आर्ट कल्चर और आर्किटेक्चर की बात करते हैं। तो बीबी का मकबरा बनाया था औरंगाबाद में, किसने, औरंगजेब ने। बीबी का मकबरा याद रखेंगे। और बादशाही मस्जिद जो बनाई है लाहौर में, वो भी इन्हीं ने बनाई है, किसने, औरंगजेब ने। नेक्स्ट हम देखेंगे इन्होंने मोती मस्जिद बनाई है। देखिए मोती मस्जिद में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो देखिए एक बात याद रखेंगे कि मोती मस्जिद एक ही जगह पे नहीं है भारत के। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में आपको मोती मस्जिद मिलती है। तो आपके लिए एक रिसर्च है, आप लोग रिसर्च कर लिए कि मोती मस्जिद कहाँ कहाँ पर है, और कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे कि किस किस ने बनाई है, राइट। एंड बादशाही मॉस्क, बादशाही मॉस्क जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जो सबसे बड़ी मॉस्क है, उसे हम कहते हैं बादशाही मॉस्क। और याद रखेगा, अंडरलाइन मैंने किया है इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आपका जो अफगानिस्तान पाकिस्तान वाले एरिया हैं वो भी आ जाते हैं, जो बांग्लादेश है ये सब आ जाता है आपका सब कॉन्टिनेंट में। तो ये बात याद रखेंगे, मैंने केवल भारत नहीं बोला है। आगे देखते हैं, द टेम्पल डिस्ट्रॉयड बाय औरंगजेब इन इंडिया। अब देखिए विद्रोह क्यों रहा, मेन पॉइंट यही है। मैं कह रहा हूं एक बार, टीपू सुल्तान की वजह से भी लोग इतने नाराज नहीं है, क्योंकि टीपू सुल्तान तो ऐसा व्यक्ति था जिसने लोकतंत्र की हमेशा तारीफ करी, सहयोग करा लोकतंत्र का। तभी तो ट्री ऑफ लिबर्टी आपने सुना होगा, और उसने जो फ्रांस में जो एक आंदोलन चल रहे थे उसका भी सपोर्ट किया था, क्योंकि फ्रांस के लोग क्या मांग रहे थे, लोकतंत्र, राइट। तो देखते हैं अब औरंगजेब ने, आप सारे के सारे आप मंदिर देख सकते हैं, सोमनाथ, कृष्ण भूमि टेम्पल, काशी विश्वनाथ, विश्वेश्वर टेम्पल, गोविंद देव टेम्पल, विजय टेम्पल, भीमा देवी टेम्पल, मदन मोहन टेम्पल। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे जितने भी ये लिस्ट है, ये मंदिरों का विनाश किया था किसने, औरंगजेब ने। सारे के सारे मंदिर तुड़वाए। अब यहां से आपने क्या डेटा तैयार करना है कि ये हर मंदिर को आपने देख लेना है ये कहां किस राज्य में स्थित है। ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं, राइट, क्योंकि एक एक को यहाँ डिफाइन करने में वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, राइट। तो ये आपने देख लेना है, राइट। इसीलिए मुझे लग रहा है कि औरंगजेब का नाम आते ही लोग इतना, जो अगर भारत में रहते हुए औरंगजेब की कोई बड़ाई कर रहा है तो वो गलत है, राइट। अब आगे टीपू सुल्तान, राइट। टीपू सुल्तान का देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। तो 1782 से 1799, और टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से जाने जाते थे। मैसूर का नाम आज भी मैसूर है, और अब ये किस राज्य में पड़ता है, ये कर्नाटक में पड़ता है। और ये जो पायनोर थे, यानी कि इन्होंने शुरुआत करी थी रॉकेट आर्टिलरी की, यानी कि पहली बार रॉकेट का इस्तेमाल किया गया था युद्ध में, इन्हीं के द्वारा किया गया था। जैसे एक प्रश्न आपसे बहुत पूछा जाता है, भारत में पहली बार तोपों का इस्तेमाल किसने किया था, राइट। तो देखिए आप पहले समझिए, ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है तो इसमें ज्यादातर लोग बाबर का नाम लिखते हैं, क्योंकि पानीपत का प्रथम युद्ध है। पर मैं आपको एक रिसर्च के लिए एक और लाइन दे रहा हूं कि असल में दक्षिण भारत में तोपों का पहले ही इस्तेमाल हो गया था। आपने देखना है कि किस वंश ने शुरू किया था। जो 1526 जो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, उससे पहले ही दक्षिण भारत में तोपों का इस्तेमाल हो गया था। तो अगर प्रश्न आता है कि उत्तरी भारत में पहली बार तोपों का इस्तेमाल किसने किया, तब बाबर इज द राइट आंसर। बाबर इज द राइट आंसर। जैसे कि आपने देखा है कि ऐसा पूछा जाता है पहला यूरोपियन भारत में कौन आया था, लोग वास्को ड गामा टिक कर आते हैं। नहीं, पहला यूरोपियन तो मार्को पोलो आ गया था। ऑन रिकॉर्ड तो मार्को पोलो है, हो सकता है उससे पहले भी कोई आया हो। तो ये बात आपने याद रखनी है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, आयोग क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, उस पर बहुत ध्यान देना होता है, राइट। तो यहां पर ये याद रखेंगे। तो ये पहला था जिसने रॉकेट आर्टिलरी का इस्तेमाल किया। आगे देखते हैं, अब टीपू सुल्तान के बारे में देख लेते हैं। इनका जो प्रारंभिक जीवन रहा है वो कैसा रहा है। टीपू सुल्तान वॉज बोर्न एट देवनाहली में पैदा हुए हैं, क्योंकि ऐसे भी प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे गौतम बुद्ध के बारे में पूछा जाता है कहां पैदा हुए थे, तो आप सभी जानते हैं लुम्बिनी में पैदा हुए थे। तो इस तरह के प्रश्न है, इसीलिए ये डेटा आपको दिया जा रहा है कि एग्जाम में आपने कंफर्टेबल रहना है, ठीक है। और ये आज वर्तमान में कहाँ है, बेंगलुरु में है। बेंगलुरु में है तो आप अच्छी तरह जानते हैं बेंगलुरु कहाँ है, कर्नाटक में। जो टीपू के फादर हैं वो हैदर अली हैं। और याद रखेंगे जो टीपू सुल्तान जिस वंश को बिलोंग करते हैं वो कोई राजा रजवाड़े वाला वंश नहीं था। ये केवल एक घुड़सवार थे। जो हैदर अली थे वो अपनी एक काबिलियत की वजह से यहां तक पहुंचे हैं, ठीक है। तो जो हैदर अली है वो इनके पिता हैं। और आगे यहाँ पर क्या मिलता है, जो हैदर अली क्या बन गए थे, डी फैक्टो किंग बन गए थे मैसूर के।
देखो डी फैक्टो और डी ज्योर दो शब्द होते हैं, मैं यहां पर लिख रहा हूं डी फैक्टो और दूसरा होता है डी ज्योर। डी फैक्टो मतलब होता है असल में शक्ति किसके पास है, और डी ज्योर होता है कानूनी तौर पर मुखिया कौन है। जैसे वर्तमान में आप देखिए राष्ट्रपति के लिए डी ज्योर का इस्तेमाल किया जाता है और प्रधानमंत्री के लिए डी फैक्टो का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि भारत में असल में जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास नहीं है, वो प्रधानमंत्री के पास है। और कानूनी तौर पर कोई हस्ताक्षर कर सकता है वो है राष्ट्रपति। आपातकाल देख लीजिए, आपातकाल घोषित किया जाता है मंत्रिपरिषद द्वारा, राइट, परंतु हस्ताक्षर किसके होते हैं, राष्ट्रपति के। तो यहां से आप क्या सीखे, असल पावर किसके पास है, प्रधानमंत्री के पास। तो वही था, क्योंकि देखिए उस समय क्या था कि जो वोडियार वंश था वहां पर के जो लोग थे वो कहीं ना कहीं बर्दाश्त नहीं कर पाते कि कोई अन्य व्यक्ति बैठ गया, इसीलिए हैदर अली ने एक काम किया, उसने क्या किया कि वंश वही चलने दिया परंतु असल में शक्ति अपने पास ले ली। इसको आप इसको बेहतर कैसे समझ सकते हैं और मैं आपको बताता हूं। देखिए जब ब्रिटिश काल हुआ था, आपको पता है कि बक्सर का युद्ध आपको पता है ये 1764 में हो गया था, यानी कि 18वीं शताब्दी में ही कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स इतने सक्षम हो गए थे कि वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से राज कर सकते थे भारत में। तो प्रश्न है कि इन्होंने मुगलों को ही क्यों चलने दिया। 1857 तक तो बहादुर शाह का ही नाम चला था। तो ब्रिटिशर्स ने इसलिए किया क्योंकि समाज एक ही बात जानता था कि हम पे शासन करते हैं मुगल्स। देखिए उस समय व्हाट्सएप तो होता नहीं था, कम्युनिकेशन संचार इतना एक्टिव तो था नहीं, तो इसीलिए कोशिश की जाती है कि जिसका शासन चल रहा है उसी का नाम चला जाए, चाहे शक्ति हमारे पास आ जाए। तो ये यहीं पर हैदर अली ने भी इस्तेमाल किया था, इसीलिए हम हैदर अली के लिए कहते हैं डी फैक्टो रूलर था ये, डी फैक्टो। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये भी देखिए कभी कभी पूछ लिया जाता है, इनकी जो मदर है, टीपू सुल्तान की जो मदर है उनका नाम है फातिमा फख्र उन्निशा, ये बात याद रखनी है। वॉज दी डॉटर, ये किसकी बेटी थी, मीर मुइन उद्दीन, यानी कि टीपू सुल्तान के जो नाना जी थे वो मीर मुइन उद्दीन थे। ठीक है, तो ऐसे नाम क्योंकि मध्यकालीन इतिहास से नाम ही ज्यादा पूछे जाते हैं क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, राइट, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अब टीपू सुल्तान जी अब शासन में बैठ गए हैं, अब इनका भी शासन देखते हैं कैसा है। तो देखिए जो टीपू सुल्तान है वो थोड़ा एक साइंटिफिक व्यक्ति थे। देखिए उस समय दो तरह के व्यक्ति होते थे, एक जो धार्मिक होता था और एक जो साइंटिफिक होता था। तो समाज में परिवर्तन वही लाया है जो ज्यादा वैज्ञानिक सोच वाला रहा है। तो टीपू सुल्तान वैज्ञानिक सोच वाले व्यक्ति थे, पढ़े लिखे थे और जो रिसर्च होती है ना उससे पीछे कभी नहीं आते थे। तो यहां से आपको दिखेगा कि द सुल्तान कंस्ट्रक्टेड द ग्राउंड वाटर फॉर द फ्रेम्ड कृष्णा राजा सागर डैम, मतलब जो कृष्ण राज सागर डैम है इसकी बुनियाद टीपू सुल्तान ने ही रखी है, राइट, जो कहीं ना कहीं कहां पर है, कावेरी नदी पे। ठीक है, इसको कावेरी बोले या कावेरी बोले एक ही बात है, कोई इसमें ऐसा है नहीं। ये इसलिए डिफरेंस हो जाता है क्योंकि ब्रिटिशर्स ज्यादातर अपने गैजेट में इसको कावेरी मेंशन कर दिया था, पर इसको अगर मैं हिंदी में इसको इंग्लिश में परिभाषित करूं तो ये कावेरी बनता है। ठीक है, तो कावेरी बोले या कावेरी बोले एक ही बात है। ठीक है, और इन्हीं को कहा जाता है, टीपू सुल्तान को कहा जाता है पायनियर ऑफ रॉकेट टेक्नोलॉजी, यानी कि भारत में ये जो तकनीक है रॉकेट से संबंधित ये कौन लाया, ये लाया टीपू सुल्तान। और भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है, एपीजे अब्दुल कलाम को, ये बात याद रखेंगे। अब देखिए टीपू वॉज अ ग्रेट सपोर्टर ऑफ डेमोक्रेसी, जैसे कि मैंने बताया है, यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं राइट साइड ट्री ऑफ लिबर्टी बनाई गई थी, ट्री ऑफ लिबर्टी। तो यहाँ पर ये दर्शाया जा रहा था ट्री ऑफ लिबर्टी से कि लोकतंत्र को सपोर्ट करते थे कौन, टीपू सुल्तान। और ये ट्री ऑफ लिबर्टी से क्या मतलब है, ट्री क्यों है, देखिए ट्री जो है वो तभी उग पाता है अच्छी तरह, उसकी शाखाएं तभी बाहर निकल पाती हैं जब वो स्वतंत्र होता है। और लोकतंत्र हमें कहीं ना कहीं स्वतंत्रता देती है एक सीमित तक, राइट, इसीलिए तो आप मेरा लेक्चर देख पा रहे हैं, आप स्वतंत्र हैं अपना करियर डिसाइड करने के लिए। इमेजिन करिए आप वहीं उत्तरी कोरिया में पैदा होते हैं तो सरकार डिसाइड करती है, आप कहते हैं हमें यूपीएससी या सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है स्टेट लेवल में, सरकार कहती नहीं आपने सीधे कांस्टेबल बन जाना है या आपने आर्मी में भर्ती होना है। तो देखिए ये होता है, तो इसीलिए ट्री ऑफ लिबर्टी यानी कि ट्री उगाया गया। ठीक है, तो ये बात है। ओके, अब जैकोबिन क्लब है, जैकोबिन क्लब, क्योंकि यही जैकोबिन क्लब जो यूरोप में था जहां पर सभी लोग लोकतंत्र डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते थे, उनका एक क्लब होता था जैकोबिन क्लब। अपने अपने देशों में ये लोग जैकोबिन क्लब बनाते थे, एक चेन बना रखी थी। वैसे ही टीपू सुल्तान ने भारत में भी जैकोबिन क्लब की एक शाखा बना दी। ठीक है, मेन मकसद क्या है, लोकतंत्र, राइट, ये बात याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ युद्ध देख लेते हैं क्योंकि टीपू सुल्तान भी युद्ध में मारे गए थे, राइट। लेट्स सी द बैटल ऑफ पोलिलूर, इसको बैटल ऑफ
पेरम्बक्कम भी बोला जाता है, पेरम्बक्कन, क्योंकि तमिलियन लैंग्वेज है तो वहां पर ये बोला जाता है। और ज्यादातर हम इसे बैटल ऑफ पोलिलूर के नाम से जानते हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा, एक तरफ टीपू सुल्तान और एक तरफ ब्रिटिश की आर्मी है। तो यहाँ पर जो है टीपू सुल्तान विजय हुए थे, और किसको हराया था ये इंपॉर्टेंट है, कर्नल विलियम बेली। तो पोलिलूर के युद्ध में विलियम बेली को हराया था किसने, टीपू सुल्तान ने, ये बात याद रखेंगे, ठीक है। तो देखिए इस तरह का दबदबा था। परंतु अब सीधे मैं अंत में आ रहा हूं। अंत में आपको पता ही है कि जो वेलेस्ली हैं, क्योंकि कॉर्नवालिस के बाद वेलेस्ली आ जाते हैं, लॉर्ड वेलेस्ली। तो लॉर्ड वेलेस्ली क्या करते हैं, कहीं ना कहीं उनकी नीतियां, जो स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि लॉर्ड वेलेस्ली इसलिए फेमस थे क्योंकि वो स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी बनाते थे। इसीलिए उनके हर मिशन, अधिकतर हर मिशन भारत में सफल रहे। अंडरलाइन करेंगे, स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी बनाते थे। तो ये आपका भी होना चाहिए, राइट। जब आप पढ़ाई करते हैं तो स्ट्रैटेजी प्रॉपर नहीं होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, तो ट्रस्ट मी आप प्री निकाल दोगे, मेंस कभी नहीं निकलेगा। मेंस इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट। और ऑब्वियस सी बात है, कुछ राइटिंग भी लिखनी होती है, ठीक है, वो हम आपको गाइड कर रहे हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। आगे देखते हैं। इन 1799 ब्रिटिश वॉन डिसाइसिव विक्ट्री इन द बैटल ऑफ सेरिंगापट्टनम। यानी कि इसमें क्या होता है, डिसीजन आ गया था। क्यों? क्योंकि भैया ऐसा है, टीपू सुल्तान को मार दिया था, निर्णय हो चुका था, टीपू सुल्तान खत्म, तो पूरा का पूरा जो टीपू सुल्तान का जो साम्राज्य चल रहा था वो खत्म, राइट। तो याद रखेंगे। और यहाँ पर जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, क्योंकि 1799 की बात है, राइट, 1799। और आपको पता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जा रहा है। तो मीन्स में आपने ये ध्यान से कोट करना है, वाइसरॉय जहां लिखना है वो वाइसरॉय लिखना है, राइट। जहां गवर्नर लिखना है, केवल गवर्नर लिखना है तो गवर्नर लिखना है। कहीं पर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लिखना है तो वही लिखना है। कहीं पर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लिखना है तो वो कोट करना है, उससे भी मार्क्स करते हैं। तो यहाँ पर जो समय है वो 1799 है। और आपको पता है 1833 से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना है। तो इस बीच आपने क्या लिखना है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बन गया था इस समय, वेलेस्ली, ठीक है। तो वेलेस्ली के द्वारा ही कहीं ना कहीं खात्मा हो जाता है टीपू सुल्तान का, राइट। तो देखिए यहां से हमने देखा, एक न्यूज से हमने कैसे एक ऐतिहासिक पहलू देखे, कुछ संस्कृति देखी, कुछ कला देखी, कुछ आर्किटेक्चर देखा। तो देखिए ये आपके टीओ एटीओ के 3 पेपर होते हैं, आपको पता है, उससे रिलेटेड टेस्ट सीरीज है, राइट। तो ये इंडिविजुअली भी आप परचेस कर सकते हैं, डेट विल कॉस्ट यू ओनली 2999। और आप पूरा बंडल लेते हैं तो इट विल कॉस्ट यू 7999 ओनली। प्लस इसमें आपको गवर्नमेंट अकाउंट चैप्टर 1 to 8 डिस्कशन दिया जा रहा है, राइट। प्लस इसमें आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, क्योंकि इतना समय नहीं है, राइट। तो सपोजली आई विल से कि जस्ट बाय दिस 7999 वन, राइट। अब देखिए ये है मीन्स राइटिंग, ठीक है। जब तक आप अपनी मीन्स राइटिंग नहीं करेंगे, और देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है आपको, उदाहरण दिए ही इसलिए जाते हैं कि आप समझें बातों को, राइट। तो ये गोयला क्लासेस का आप देख सकते हैं, इस तरह से मीन्स राइटिंग की गई है मोहित राठी द्वारा। मार्क्स आए हैं 72 आउट ऑफ 100, यानी कि 70% आए हैं। और 70% में देखिए आज ये कहाँ सेलेक्ट हो गए, तो 70 यानी कि 30%, इनके 30 मार्क्स कहीं ना कहीं कुछ गलतियों से हटाए गए हैं, राइट। फिर भी देखिए सिलेक्शन कहाँ है, एटीयू में, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट योर मीन्स राइटिंग, ठीक है। तो ये बात याद रखेंगे। और अपनी तैयारी को बेहतर कैसे बनाएंगे, ये जो टेलीग्राम चैनल है इसको आपने ज्वाइन करना है, जहां पर आपको डेली अपडेट्स दिए जाते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है रिलेटेड टू एग्जाम्स वो शेयर की जाती है, राइट। तो ये चैनल भी आपने लॉग इन कर लेना है। तो यहीं से मैं अपना लेक्चर एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद।